पहली बार भारत में स्वच्छ और स्वस्थ और निष्पक्ष चुनावों पे बहुत बड़े सवालिया निशान लगे हुए हैं। वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि भारत में वन पार्टी सिस्टम हो गया है, चुनावों को पूरी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है, यानी चुनावों में धांधली हो सकती है, ईवीएम हिंदू है और ईवीएम मुस्लिम है। हिंदू राष्ट्र जब बनाने का एक जो पूरा जो प्रक्रिया है, इसमें इस बार मुझे बहुत अच्छी तरीके से दिखा। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, जज ने कहा कि इस बार नहीं है तो अगली बार वोट दे देना। तो आप सोचिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का मैंडेट है इलेक्शन कमीशन को, वो भी कहीं और देख रहे हैं और वो कह रहे हैं इस बार लोकतंत्र नहीं हुआ तो अगली बार हो जाए। तो आप ये सोचिए, इसका तब एज ए पॉलिटिकल वॉचर मेरे को ये है कि ये तो कुछ कारण के लिए, ग्रेटर पर्पस के लिए ही ये तीनों फोर्सेस एक साथ आज आए होंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम हिंदू राष्ट्र जो बनाने का जो मोदी लेड बीजेपी का एक प्लान है, आइडियोलॉजिकल जो एक पॉलिटिकल गोल है, उसमें ये दोनों हम शामिल होते हुए देखा है। हॉस्टाइल टेक ओवर, जैसे एनडीटीवी को अडानी ने हॉस्टाइल टेक ओवर कर लिया था, इसी तरह से पश्चिम बंगाल को भी देखा जा रहा है। हमारे सामने अब कोई मुख्यमंत्री नहीं है, टीएमसी की ममता बनर्जी नहीं है, हमारे सामने तमिलनाडु में स्टालिन भी नहीं है, दिल्ली में केजरीवाल नहीं है, वो आधे अधूरे नीतीश कुमार जो हुआ करते थे, इधर के भी थे उधर के भी थे, वो भी नहीं है। वो नरेंद्र मोदी के सामने तो अब कोई चुनौती ही नहीं है। अब किस बात पे पॉलिटिक्स करेंगे? मेरे लिए ये इलेक्शन बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं इसको रेजिम चेंज का टर्निंग पॉइंट मान चुकी हूँ। असम में और बंगाल में नॉर्मल इलेक्शन नहीं है। इस एसआईआर के दौरान ये ऐसा लग रहा है कि इस पॉलिटिक्स को एक इंस्टीट्यूशनल शेप देने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। पहले जो काम गैर कानूनी तरीके से होता था, अब वो कानूनी तरीके से करने जा रहे हैं। 2029 अ डन डील। मोदी जी को हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने पूरे लाइफ टाइम के लिए, पूरी जिंदगी भर के लिए हम उन्हें बड़े प्रेम से चुन सकते हैं कि यही हमारे महात्मा हैं, यही हमारे पिता हैं, ये राष्ट्रपिता बना देते हैं। मोदी जी को इलेक्शन वगैरह खत्म करते हैं। इंडिया अलायंस का क्या भविष्य है? ममता बनर्जी जो है वन एंड ओनली कैंडिडेट थी जो मोदी को अपने ही गेम पे हरा सकती थी, और किसी और का उसमें मुझे नहीं दिखता। नहीं, मुझे लगता है अखिलेश अभी बीजेपी को के सबसे बड़े चैलेंजर के रूप में उभरेंगे। जो पीडीए का उनका फॉर्मूला है अभी तक काम करता हुआ है, अभी तक काम करता हुआ है। नहीं, लेकिन भाई नहीं, वो कौन सा युद्ध होगा जो विपक्ष की पार्टी लड़े? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, लोगों के साथ एक युद्ध यहाँ भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए, उस पर लगातार आप विश्लेषण सुन रहे हैं, लेकिन उसमें एक राज्य ऐसा है जिसने इस पूरे देश को परेशान किया है। पूरे देश यानी वो लोग जो ये समझते हैं कि भारत में लोकतंत्र होना चाहिए, भारत का भविष्य भी लोकतांत्रिक होना चाहिए। पहली बार भारत में स्वच्छ और स्वस्थ और निष्पक्ष चुनावों पे बहुत बड़े सवालिया निशान लगे हुए हैं, और इस चिंता में ग्रस्त हैं वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि भारत में वन पार्टी सिस्टम हो गया है, चुनावों को पूरी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है, यानी चुनावों में धांधली हो सकती है। आम आदमी में इसको लेकर चिंता हो रही है। असम में जिस तरह का हमने देखा है कि सांप्रदायिक चुनावी प्रचार हुआ, जहाँ वहाँ के मुख्यमंत्री ये कहते पाए गए कि मैं मुसलमानों को यहाँ निकाल के फेंक तो नहीं सकता, लेकिन उनका जीना हराम कर दूंगा। पश्चिम बंगाल में भी हमने जिस तरह का बहुत ही सांप्रदायिक इस तरह से हमने चुनावी कैंपेन देखा। अभी भी कहा जा रहा है कि सड़क अगर आपको बनवानी है, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, तो आपको धर्म परिवर्तन करना होगा। ईवीएम हिंदू है और ईवीएम मुस्लिम है। किस तरह के बड़े बड़े सवाल क्या जवाब देंगे? अब हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं जानने के लिए मैंने देश के सबसे बेहतरीन 2 सम्मानित पत्रकारों को बुलाया है, अजय आशीर्वाद और साथ साथ संगीता बरुआ। और आपको बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अजय जितना बेहतरीन पश्चिम बंगाल को जानते हैं, शायद देश में बहुत कम इतने पत्रकार हैं जो जानते हैं। और मुझे लगता है संगीता तो शायद राजनीति में ही खाती पीती हैं, ओढ़ती हैं, सांस लेती हैं, वायर की ब्यूरो चीफ रह चुकी हैं, और साथ साथ अजय भी वायर के साथ बहुत करीबी से जुड़े रहे, पॉलिटिकल एडिटर रहे द वायर के। इन दोनों मेहमानों के जरिए आपको कम से कम 2 राज्यों को अच्छे तरीके से बारीकी से हम समझाने की यहाँ वादा कर रही हूँ आपके साथ ऑन कैमरा। सबसे पहले संगीता आपके साथ शुरुआत करती हूँ। मुझे ये बताइए कि असम तो बहुत पहले भगवा ताकतों के हाथ लग चुका था, पश्चिम बंगाल अब एक तरह से उसका किला जो ढाना चाहते थे अमित शाह, उन्होंने ढा दिया है। जब हम बहुत दिनों से 12 साल से हम ये कह रहे हैं कि भारत तो हिंदू राष्ट्र बन रहा है, तो पश्चिम बंगाल के ही चुनाव नतीजों को इतना अहम क्यों माना जा रहा है? एक स्टेट क्या अहमियत रखता है?
अर्फा, आई एम सो ग्लैड कि आपने ये बड़ा पिक्चर जो है आपके जो दर्शक हैं उनको देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों पे अगर हम उसमें घुस जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम वो बड़ा पिक्चर जो है उसको मिस करेंगे। और ये जो सेट ऑफ इलेक्शंस हुई, अब स्टेट इलेक्शंस, इसमें 5 इलेक्शन जो हुई उसमें आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये इलेक्शन एज अ पॉलिटिकल वॉचर हम के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि हमने ये देखा है कि ये जो हिंदू राष्ट्र जब बनाने का एक जो पूरा जो प्रक्रिया है, इसमें इस बार मुझे बहुत अच्छी तरीके से दिखा। और क्यों दिखा? क्योंकि मैंने जो पावर पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, जो पॉलिटिकल पावर जो अभी सत्ता में है जो पार्टी, उसके साथ एक हैंड इन ग्लव्स, मुझे हैंड इन ग्लव्स ही कहना पड़ेगा, अंग्रेजी में इनकल्यूजन कहना पड़ेगा, मतलब पूरा ही एक बहुत ब्लेटेंट एक उसका हमने एक मतलब गठबंधन देखा। अब द सुप्रीम कोर्ट एटलीस्ट इतना फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हमने सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिकल पावर जो है उसके साथ देखा, और साथ ही साथ हमने इलेक्शन कमीशन को देखा। तो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी एक पावर के साथ काम करने के लिए नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ द डे के साथ काम करने के लिए नहीं है। उनका काम क्या है? गेट कीपिंग है। उनका काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन सही से कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया जाए, उस हिसाब से डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट किया जाए, नेशन को प्रोटेक्ट किया जाए, और नेशन को प्रोटेक्ट करने के थ्रू आप सिटीजन को प्रोटेक्ट करोगे। सिटीजन के राइट सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसमें से वोटिंग राइट भी आती है। लेकिन हमने वो देखा, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, जज ने कहा कि इस बार नहीं है तो अगली बार वोट दे देना। तो आप सोचिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का मैंडेट है इलेक्शन कमीशन को, वो भी कहीं और देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं इस बार लोकतंत्र नहीं हुआ तो अगली बार हो जाए। तो आप ये सोचिए, उसका तब एज ए पॉलिटिकल वॉचर मेरे को ये है कि ये तो कुछ कारण के लिए, ग्रेटर पर्पस के लिए ही ये तीनों फोर्सेस एक साथ आज आए होंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम हिंदू राष्ट्र जो बनाने का जो मोदी लेड बीजेपी का एक प्लान है, आइडियोलॉजिकल जो एक पॉलिटिकल गोल है, उसमें ये दोनों हम शामिल होते हुए देखा है। और अभी इसके बाद तो मुझे लगता है वो जो रेजीम चेंज का जो एक इंडिया में जो एक कोशिश हो रही थी, और रेजीम चेंज का मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट इस इलेक्शन के साथ किसी ने ये उदाहरण दिया कि ये हॉस्टाइल टेक ओवर, जैसे एनडीटीवी को अडानी ने हॉस्टाइल टेक ओवर कर लिया था कि आपसे खरीदेंगे नहीं, हम आएंगे अपने गुंडों के साथ और कब्जा कर लेंगे। इसी तरह से पश्चिम बंगाल को भी देखा जा रहा है। अजय, मुझे ये बताइए कि हम तो ये 12 साल से कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में तो देखिए सब कुछ खत्म हो गया, सेक्युलरिज्म खत्म हो गया, मोदी जो हैं वो एक सम्राट की तरह काम करते हैं। तो 12 साल से कह रहे थे, अभी भी हम कह रहे हैं, तो क्या फर्क है पश्चिम बंगाल जीतने का? पश्चिम बंगाल, आरफा, मुझे लगता है एक बहुत ऐतिहासिक जीत हुई है। इसको हमें ना थोड़ा, जो भाजपा की हुई है लगातार, मोदी 2014 से जो एकदम उत्तर और पश्चिमी भारत में एक पकड़ उन्होंने बना ली थी, और उसके बेसिस पे वो 2019 का चुनाव भी जीते, और 2040 का 2024 का जो चुनाव है वो भी जीत कर आए। मतलब माइनॉरिटी रहे, लेकिन माइनॉरिटी गवर्नमेंट रहे, लेकिन 240 एक अच्छा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो वो रहे ही। उनको जो नहीं मिल रहा था वो ईस्ट, जो अपना पूर्वी भारत है और दक्षिणी भारत है, दक्षिण भारत है। पूर्वी भारत में उन्होंने धीरे धीरे 2014 से पहले असम पर पकड़ बनाई, और 2024 में आकर उड़ीसा में पकड़ बनाई, लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल में वो पकड़ नहीं बना रहे थे। उसके दो प्रमुख कारण थे मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप पूरा इंडिया अलायंस देखें तो उसमें दो लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा आइडियोलॉजिकल, वैचारिक तरीके से मोदी के हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के नारे को चैलेंज कर रहे थे, एकदम आइडियोलॉजिकल तरीके से, और खुलेआम कर रहे थे कि हम नहीं मानते हैं। वो सेक्युलरिज्म हम कह रहे हैं सारा, लेकिन सेक्युलरिज्म को इन प्रैक्टिस कौन लेकर आ रहा था? तो वो ममता बनर्जी लेकर आ रही थी, या फिर एमके स्टालिन लेकर आ रहे थे। तो और लगातार अगर आप गोलवलकर की किताब भी देखें, आरएसएस की किताब, तो उन्होंने 3 एनिमी आइडेंटिफाई किए थे कि हिंदू राष्ट्र बनाने में जो सबसे बड़े, जो भारी ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे, वो जो सबसे 3 एनिमी हैं, वो कौन होंगे? तो उन्होंने मुस्लिम्स
पहले कैटेगरी में रखा, क्रिश्चियंस दूसरे कैटेगरी में रखा, और तीसरे कैटेगरी में कम्युनिस्ट्स रखा। तो आप लेफ्ट, अब हम जानते हैं कि बंगाल में 34 साल लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट रही। लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट जब हारी भी, तो तृणमूल एक्चुअली उनका जो पॉलिटिकल प्रैक्टिस क्या था, वो आइडियोलॉजी उनका लेफ्ट नहीं था, लेकिन जो प्रैक्टिस में अगर आप देखें तो उनका एक लेफ्ट ऑफ सेंटर ही इकोनॉमिक एजेंडा था। और नेहरूवियन प्लूरलिज्म जो होता है वो पूरी तरीके से अपने वैचारिक तरीके से, तो एकदम वैचारिक तरीके से भाजपा को वो ये दे रहे थे। तो लगातार इनके भाजपा की जो यहाँ जीत हुई है वो एक प्रेस्टीज जीत हुई है, और उसी की तरीके से वो भाजपा के जो खेमे के जो लोग हैं उसी के तरीके से देख रहे हैं। उनको उतनी खुशी नहीं हुई होगी उड़ीसा जीतकर मान लीजिए या मध्य प्रदेश जीतकर, जितनी खुशी उनको बंगाल जीतकर लोकतंत्र हुई की जो है। परवाह करने वाले जी, लोग हैं इस देश में, बचे कुचे जो भी 200-400-500 लोग बचे हैं, उनमें से 3 तो यहाँ बैठे हैं इसी स्टूडियो में। तो मैं ये कह रही हूँ, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात को लेकर हो रही है कि पश्चिम बंगाल भी हाथ से चला गया। बंगाली सभ्यता, बंगाली कहते हैं कि हजारों साल पुरानी उनकी सभ्यता है, यानी भारत की सभ्यता से जोड़कर भी अपने आप को देखते हैं, लेकिन अपनी बंगाल की सभ्यता, आप पैदा नहीं हुए बंगाल में, उड़ीसा में हुए, लेकिन आप कहते हैं कि आपकी नहीं, मैं बंगाल में पैदा हुआ, बंगाल में पैदा मैं हूँ उड़ीसा का, मगर पैदा बंगाल में हुआ, और वहाँ पे परवरिश भी मेरी बंगाल में हुई, पढ़ाई लिखाई भी हुई यहीं पर। अभी खैर दिल्ली में काफी दिनों से, बंगाली होने के नाते क्या बंगाली कह सकते हैं आपको? नहीं, मैं मतलब आपने वेयर आर यू फ्रॉम जैसा आप कह रहे थे तो उसमें ये है, लेकिन नहीं, हाँ मतलब मैं बंगाल के पूरे समाज को बहुत अच्छी तरीके से देखा है, और वो 2021 में ही चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा कनेक्शन है आपका बहुत बंगाल, ही ज्यादा तो मैं उसी इमोशनल मेरे कनेक्शन के वास्ते आपसे पूछती हूँ कि जज्बाती अगर आपको लगाव है, आप बंगाली ना भी सही, लेकिन कहते हैं कि जो एक बार बंगाल चला जाता है उसका एक हिस्सा तो बंगाली हो ही जाता है। जी, हाँ, तो आधे से ज्यादा ही बंगाली हो गए मैं उस तरीके तो मुझे बताइए कि जैसे मैं देख रही हूँ कि मेरे जो सेक्युलर लिबरल दोस्त हैं वो आहें भर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सीने पे चोट लगी है, ये कचोट रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हलक में कुछ कड़वा अटका हुआ है। आपको भी ऐसा ही फील हो रहा है? नहीं, जिस तरीके से 2021 में भी हमें वो दिख गया था कि जो बंगाली भद्रलोक कहा जाता है, जो अपने आप को हमेशा एक इस तरीके से मानते थे कि हम व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, ये जो नारा हमेशा रहता था, तो वो बंगाली भद्रलोक का बनाया जाता था। वो अपने आप पर काफी उनका घमंड था कि वो सबसे पढ़े लिखे हैं, वो सबसे ज्यादा सेक्युलर हैं, वो सबसे ज्यादा जो एजुकेशन की फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में वो सबसे आगे, आर्ट की फील्ड में वो सबसे आगे हैं। जो बंगाली रेनेसां आया, जो और नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है, हमारे स्वाधीनता की जो लड़ाई में बंगालियों की बहुत ज्यादा अहम भूमिका रही। तो ये सारे जितने भी ऐतिहासिक तथ्य है उसकी वजह से एक बंगाल में एक कल्चरल एक्सेप्शनलिज्म मानते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हाँ बंगाली, बाकी भारत एक तरफ लेकिन बंगाली एक तरफ, और हम लोग एक तरीके से, ये सारा जो एक्सेप्शनलिज्म है। और उसी की वजह से बंगाली सब नेशनलिस्ट जो राजनीति है वो ममता बनर्जी ने अपना सबसे मेन प्लैंक बनाया कि ये हिंदू राष्ट्र वाले हम नहीं हैं, हम बंगाली सब आइडेंटिटी को लेकर उन्होंने अपना मेन राजनीतिक प्लैंक बनाया। लेकिन हाँ, सब नेशनलिस्ट को उपराष्ट्रवाद कह सकते हैं, बंगाली आइडेंटिटी के नाम पर जो पूरी राजनीति हो रही थी। लेकिन वो ये जो ममता बनर्जी के जमीन के नीचे से जो उनका जो धरातल है वो खिसक रही थी 2021 से ही, मुझे वो लग रहा था। जी, हाँ जी, बहुत उस समय है। लेकिन मैं उस समय यही कहना चाह रहा था जी, एक बात बहुत ध्यान देने वाली बात है, बीजेपी को इस बार वोट कितने परसेंट आए? 46%। और अगर मान के चले कि उस 46% में मुसलमानों ने बीजेपी को एक भी वोट ना दिया हो, और मुसलमान है कितने, 27 से 28% मुसलमान हैं, तो 46% का मतलब है 2/3 हिंदू बंगाल के
वो आज भाजपा के साथ है। और भाजपा का तो पूरा राजनीति ही एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स की, मुस्लिम हिंदू पोलराइज्ड हो जाए। 72% में से 46% निकाल लिया जाएगा, 72%। जी, तो आप ठीक कह रहे हैं, 2/3 हो गया। 2/3 हिंदू। और यही चीज ये 2/3 से कुछ कम 2021 में था, वो 5% बीजेपी ने इस बार बढ़ा लिया और 2/3 हिंदुओं के वोट के साथ वो बंगाल में 207-8 सीट जीत कर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही गंभीर, ये चुनाव से ऊपर की बात है कि बंगाल का समाज जो एक वामपंथी राजनीति के लिए अपने आप एक गर्व लेता करता था, सेक्युलर होने पे गर्व होता उनको था कि हम, और ये सारी चीजें अब हिंदू राष्ट्र के वक्तव्य में सिमट कर रह जा रही हैं हिंदुओं के बीच में। और इस तरीके का कम्युनल पोलराइजेशन, जो सामाजिक ध्रुवीकरण है, वो मैंने अपने बचपन में तो कभी नहीं देखा। और 2018 से जिस तरीके से, अब वो अलग बात है कि टीएमसी के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन बीजेपी भी इस तरीके से पकड़ कर लेकर आ रही है। एक और तथ्य, मतलब ये हमें समझने की जरूरत है कि ये जो बीच में वामपंथ का आया है, तो ये एक नया मॉडर्न कल्चर आया, लेकिन हिंदुत्व जो हम समझते हैं कि ये जो टर्म है, ये सावरकर ने तो 1948 में लिखा, लेकिन 1898 में चंद्रनाथ बासु जो है, उन्होंने ये टर्म किया। और तो हिंदुत्व की जन्मभूमि एक तरीके से तो देखा जाए तो वो गया। बंगाली है। तो वो लेटेंट कम्युनलिज्म जो निकल कर अब फिर से आ रहा है, तो उससे एक हिस्टोरिकल कनेक्शन तो बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और संगीता, कहा ये भी जाता है कि भी देखिए, सबसे बड़ा जो भारत में सबसे बड़े सांप्रदायिक दंगे जो हैं वो बंगाल में ही हुए हैं। तो अपने आप को हम बहकाते हैं, एक तरह की खाम ख्याली में हम रहते हैं कि बंगाल बड़ा सेक्युलर है, लेकिन बंगाल में भद्र लोग, खासकर, वो भी अभद्र की बात नहीं कर रही हूँ, जो भद्र लोग हैं उनमें भी कम्युनलिज्म का बीज बहुत पहले ही था। लेकिन मैं ये सवाल आपसे पूछूंगी, और साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये पूछूंगी कि बार बार ये कहा जा रहा है कि अब बंगाल नया असम बन जाएगा। क्या मतलब है इस बात का? इस सवाल को मैं अभी के लिए रखती हूँ, लेकिन आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एसआईआर को लेके आप बताइए कि जब एसआईआर की ये पूरी परिभाषा गढ़ी जा रही थी, जब ये एसआईआर को ज़मीन पर उतारा जा रहा था, तभी कहा जा रहा था कि इलेक्शन तो ममता बनर्जी हार जाएंगी, क्योंकि एसआईआर का पूरा मकसद ही यही है कि किसी प्रिसाइज तरीके से ऑपोजिशन के वोटर को टारगेट करके उसको डिलीट कर दिया गया। और आप कह ही रही हैं कि गलबैयाँ कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन है, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी अफसोस के साथ, भाजपा के साथ। तो मुझे ये बताइए कि जब हमें ये सब कुछ पता था कि ये चुनाव एक तरह से लड़ना ही एक दीवाने के ख्वाब जैसा है, तो फिर हम अफसोस क्यों कर रहे हैं और हैरान क्यों हो रहे हैं? ये सही पूछ रही है आप। देखिए, पहली बात तो मैं अजय की बात से एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी। जब अब उन्होंने पूरे आंकड़े से बताया, तो उससे हमें क्या समझ आता है बंगाल में जो हुआ है, ये हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है वोट्स। ये बंगाल के लिए एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, क्योंकि बंगाल में कभी हमने वोटिंग ये कास्ट और रिलीजन के हिसाब में हमने कभी नहीं देखा। ये पहला इलेक्शन है, इसलिए जो मैं आपको पहले बोला कि हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है, ये बंगाल के शिफ्ट को भी मैं एक मद्देनजर रखते हुए ही ये बात कही हूँ कि ये मैसिव शिफ्ट हमने देखा है। और दूसरी बात ये है जो आप पूछ रही हैं कि ये एसआईआर वाला और आसाम हो जाएगा केस, एब्सोल्युटली। हम बार बार गुजरात मॉडल फेमस हुआ 2013-14 से, मैं कहती हूँ पूरे जो नेशनली लोगों को असम मॉडल के बारे में बात करनी चाहिए। असम मॉडल ही सब कुछ, ये जो आप बड़ी तरीक़ा से जो देख रहे हैं, एसआईआर भी देख रहे हैं एम्प्लीफाइड हिसाब से, ये असम मॉडल नहीं तो क्या है? आप देखिए, इमरजेंसी को भी समझने के लिए अगर लोग, मुझे लगता है असम मॉडल को समझना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी का ही फॉल आउट है ये हमारा जो एंटी फॉरेनर एजिटेशन असम में चला। और एंटी फॉरेनर एजिटेशन से ही डिमांड उभरा कि अब फॉरेनर को इलेक्टोरल रोल से वीड आउट करो, जो हमारा ज्ञानेश कुमार जी बोल रहे थे। और ज्ञानेश कुमार से पहले ही एसएल सकदेर थे, सीईसी 1978-79 में, उन्होंने ऊटी में एक कमिश्नर्स के कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि असम को लेके उन्होंने कहा कि बहुत ऐसे फॉरेनर्स को ऐसे इलेक्टोरल रोल में डाला गया। और वही चीज़ जो सीईसी ने कहा उस जमाने के, वही ले आके असम में एंटी फॉरेनर मूवमेंट इग्नाइट हुआ। और अभी अब हम देख रहे हैं एक ज्ञानेश कुमार, एक सीईसी आज के डेट में, जो कह रहा है कि बंगाल में ये हो गया है
तो फॉरेनर आ गया इलेक्टोरल रोल में, इसको स्पेशल रिवीजन करना पड़ेगा। असम में पहला स्पेशल रिवीजन हुआ जिससे आपको मिलेगा इलेक्शन कमीशन में पहली बार उन्होंने एक नया कैटेगरी ऑफ वोटर निकाला, डी वोटर, जो डाउटफुल या डूबियस वोटर है, और उन्हीं को ही फॉरेनर का ट्राइब्यूनल में जाना पड़ा, जो जेल में भी डाल देते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ता है अपना सिटीजनशिप साबित करने के लिए। महिलाएं सबसे ज़्यादा इसमें फंसी हुई हैं। तो ये जो पूरी एनआरसी, उसके बाद से एक लिंक है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी है, अपडेट एनआरसी। उसमें क्या हुआ, उसमें 19.06 लाख लोगों को सिटीजनशिप का डाउट में ला दिया क्योंकि उनको इलेक्टोरल रोल से निकाल दिया। तो अभी हम देख रहे हैं बंगाल में 91 लाख को निकाला गया, 27 लाख लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने ही आश्वासन दिया कि आप अगर अपील करेंगे तो आपका हो जाएगा, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो इसका मतलब जो है 19.06 लाख असम में वेट करे, आज के डेट में भी अपील होगा बोला सुप्रीम कोर्ट ने, अभी तक नहीं हुआ है। द प्रोसेस इज नॉट मूव्ड 2019 से। अब क्या भरोसा करें ये 27 लाख लोग जो कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला या अपील करिए, जज वही है, ट्राइब्यूनल वही है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि असम में जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सर्कुलर से निकला, वो ऑल ओवर इंडिया के लिए है। आप कभी भी मोदी सरकार कहीं भी किसी भी स्टेट में ट्राइब्यूनल खोल सकते हैं। तो ये मुझे दिखता है कि अभी ये ट्राइब्यूनल खुलेगी और ये जो 27 लाख लोग हैं और असम में भी 19.06 लाख लोग हैं, उसमें है हिंदू मुसलमान मिक्स्ड है। बंगाल में मुसलमान ज़्यादा है, हिंदू कम है बंगाली में, और असम में बंगाली हिंदू ज़्यादा है, मुसलमान कम है। अब मुझे लगता है कि दोनों में बीजेपी सरकार है। अब ये असली रूप में मैं जो अभी सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो आप असली रूप की बात करें तो सिटीजनशिप एक्ट, जी हाँ, मैं बिल्कुल इसी पे आने वाली थी कि हम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, संविधान बहुत महान चीज़ है, लोगों के अधिकार और ये तमाम तरह की बातें, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी और बहुत सारे शब्द मैं मुश्किल अभी पॉलिटिकल साइंस की किताब से निकाल सकती हूँ। जो आम आदमी परेशान है संगीता, वो इस बात से परेशान है, जब मैंने वहाँ पश्चिम बंगाल के गांव देहात का दौरा किया, जी हाँ, गांव देहात का दौरा किया, खासकर मुर्शिदाबाद और मालदा, इस सब के इलाकों में गरीब मुसलमान एक सवाल पूछ रहा था बस मुझसे, वो ये कि क्या अब हमें डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा, क्या हमारे आधार कार्ड को रद्द किया जाएगा, क्या हमारे वोटर कार्ड को रद्द किया जाएगा, क्या हमें अब राशन नहीं मिलेगा। आपके पास कोई जवाब है इन सवालों का? यही, राशन नहीं मिल रही है असम में। स्क्रोल में रोकीविज का बहुत बढ़िया रिपोर्ट है, रोकीविज ज़बान का, आपको पढ़ना चाहिए। उसमें ने लिखा है 19.06 लाख में जो लोग हैं वो कोई भी सरकार के किसी भी स्कीम के अंदर नहीं है, और उनको अपील वो करना चाहते हैं कि, लेकिन वो अपील करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। आप सोचिए ये बंगाल में नहीं होगा। तो ये जो सिटीजनशिप एक्ट जो ला दिया है, अमेंडेड सीए ला दिया गया है, तो सीए की तरह सो ये हिंदू जो है बंगालीज, उनको अगर बांग्लादेश से भी आए हुआ अप्रूव हो तो उनको तो इलेक्टोरल रोल में दोबारा डाल दिया सकता है। लेकिन जो मुसलमान है उसके खिलाफ अब पूरा वो सामने खड़ा किया जाएगा कि आपका प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट कर दिया जाएगा। हम लड़ रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन बहुत साल आपका जाएगा। तो ये हमने तो असम में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, महिलाएं भी देखे हैं, बूढ़े लोग भी देखे हैं, जिनको डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया। फैमिली का जितना भी ज़मीन था, कुछ था, सब कुछ जो था वो बेच बूझ के वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक आए, सालों लगा के, उसके बाद प्रूव हुआ कि ये तो इंडियन सिटीजन है। तो कौन उनको इतना भरपाई करेगा, कौन उनका लॉस ऑफ लैंड देखेगा? तो ये अगर सड़क पे आ जाएंगे पूरे, तो ये सारा मैं मतलब एक डूम्सडे की मैंने एक, जैसे मुझे लग रहा है कि मैं एक डूम्सडे का मतलब प्रेडिक्शन कर रही हूँ, लेकिन अगर क़यामत है तो यही होगी। मुझे लगता है ये हम एक स्टेप क्लोजर होते जा रहे हैं क़यामत से, मुझे लग रहा है। और दूसरी बात ये है, इलेक्शन, ये जो ऑपोजिशन जो है, ये लोग, अगर ममता ने बोला था कि हम कागज नहीं दिखाएंगे एनआरसी के टाइम पे, तो उनका वो कागज नहीं दिखाने वाला कैंपेन इस बार वो क्यों भूल गई? अब ये कह रही कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी। भाई आप इलेक्शन हार चुकी है, आपने एक फिक्स मैच पे आपने क्रिकेट खेली है और उसके बाद आप अंपायर को पकड़ रही हैं। बहुत बड़ी बात है, फिक्स्ड मैच जो आप कह रही हैं, उसके बाद भी उम्मीद की जा रही है कि हम जीत जाएंगे। लेकिन अजय बताइए, मेरी फिक्र, मैं इसी से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहती हूँ। सोच तो रही थी कि आप लोगों से क्या क्या पूछूंगी, जमीन आसमान की बातें, कि इंडिया अलायंस और फ्यूचर क्या होगा, यूपी का क्या होगा।
हो सकता है वक्त मिले तो पूछूं, लेकिन अभी दिल में बड़ी टीस हो रही है और दुख हो रही है। उन तमाम लोगों के जो चेहरे जिनसे मैं मिल के आई हूँ, वो तमाम लोगों के चेहरे मेरी आंखों के सामने एक फ्लैशबैक की तरह हो रहे हैं, आगे आ रहे हैं। और खासकर मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जिस खास पर्टिकुलर इलाके का मैंने विजिट किया था, शमशेरगंज, वहां से 98% डिलीशन हुआ है जी। इसका मतलब वो सैकड़ों लोग जो अपनी आवाज सुनवाना चाहते थे। अजय, आप हम तीनों पत्रकार हैं और हम तीनों रिपोर्टर्स हैं। आप और हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारी कहानियां कही हैं, कवर की हैं, लिखी हैं, आपने मैंने दिखाई है। मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल असाइनमेंट्स में से एक ये रहा, जब ये लग रहा था कि मेरा कैमरा काफी नहीं है, माइक काफी नहीं है और मैं काफी नहीं हूँ। मुझे पहली बार ये लगा कि मैं पत्रकारिता मेरी छोटी हो रही है, क्योंकि इतना बड़े स्केल पे सब कुछ हो रहा था कि मैं इनको कवर नहीं कर पाऊंगी। अब मुझे बताइए कि जिन लोगों का जिक्र संगीता कर रही हैं, जिन लोगों को डिटेंशन कैंप में भेजा गया, पहली बात तो क्या पश्चिम बंगाल में भी वही होगा? नंबर 1। नंबर 2, मान लेते हैं इनमें से कोई अगर कर्मचारी है तो क्या उसकी नौकरी चली जाएगी? नंबर 3 कि अगर ये पूरे वोटर अगर इससे डिलीट हो गए तो क्या किसी के पास जो ज़मीन है उसका क्या होगा? उनके बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब जो एक सिटीजन के जो तमाम राइट्स होते हैं, उनको आप इस वक्त कैसे देख रहे हैं? आरफा, मैं इसको दो पार्ट में इसको मैं सोचता हूँ। एक तो ये जो फिक्स मैच का कह रही थी, इसमें वो फिक्स हुआ है या नहीं है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक अगर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि वो फिक्स मैच नहीं है, लेकिन इस देश में चुनाव की प्रक्रिया शुरू कैसे हो सकती है जब 27 लाख वोटर को इलेक्टोरल रोल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तरीके से इस बार वोट नहीं देने दिया गया। और ये मतलब मैं मान के चलता हूं कि 27 लाख में से जो जैसे टोटल 66 लाख के करीब छटे थे लोग, और उसमें बहुत सारे लोगों को वापस ले लिया गया, और ये 27 लाख वोटर वो है जो ट्राइब्यूनल के सामने आएंगे, और उसमें से ज्यादातर लोग, उसमें से अगर एक वोटर भी मैं कहता हूं कि वो अगर वो एलिजिबल निकलता है और वो अगले चुनाव में वोट कर सकता है, तो आप इस तरीके से मतलब लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशनल डिसएनफ्रेंचाइजमेंट है ना ये, जहां पे सुप्रीम कोर्ट उस पे अग्री कर रहा है कि हाँ इस बार वोट नहीं कर सकते हैं तो अगली बार कर देंगे। लेकिन इस तो चुनाव की प्रक्रिया हो कैसे सकती है जब आधे से ज्यादा 27 लाख के करीब लोग वोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। एक तो क्लैरिटी होती है कि भाई ये तो निकल गए और ये इलेक्टोरल रोल में आ गए, लेकिन ये 27 लाख वैसे वो हैंगिंग वोटर्स है जो अगले चुनाव में हो सकता है वोट कर पाए। तो ये तो सरकार और सारे जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, सारे सरकारों की ये जिम्मेदारी बनती थी कि इन 27 लाख लोगों का पहले ट्रिब्यूनल हियरिंग करे, और हियरिंग करने के बाद वो छठे या फिर इंक्लूड हो वो बात की बात है, लेकिन तब तक जब तक ट्रिब्यूनल इनको नहीं सुन रहा है तब तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। तो ये तो देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोग वोट ही नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनको अंडर एडजुडिकेशन रखा हुआ है और अगले चुनाव में हो सकते हैं। दूसरी बात, हाँ बताइए, और दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि ये जब एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में भी शुरू हुई थी, तो बहुत सारे विश्लेषकों का यही कहना था कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है उसको, ये जो बीजेपी का जो लार्जर नैरेटिव चल रहा है एंटी इमिग्रेंट की, मतलब इलीगल घुसपैठिया वाला जो नैरेटिव है, उसको कंटेन करने के लिए उससे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया का एक समन्वय बनाए कि बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया उनका समन्वय हो जाए, और उसकी वजह से वो कुछ करे। तो असली मकसद तो ये जो घुसपैठिया वाला जो नैरेटिव है, ये शुरू कहां से हो रहा है? एक असम से शुरू हो रहा है, एक बंगाल से शुरू हो रहा है कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर आ जा रहे हैं। तो उसकी वजह से तो ये पूरा एसआईआर का जो ये पूरा लीड अप टू, आप अगर इलेक्शन देखे तो इस तरीके से हिंदू कंसोलिडेशन की हम जो बात कर रहे हैं वो कैसे रहा? एक पूरी तरीके से एक सस्टेन्ड पीआर कैंपेन, एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन के तहत ये पहले बताया गया कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और वो सिर्फ माइनॉरिटी अपीजमेंट वाली राजनीति कर रही है, और उसकी वजह से बाकियों को और कुछ नहीं मिल रहा है। उसमें गुंडे टाइप के लोग जो हैं, जो असामाजिक पदार्थ हैं सोसाइटी, जो सारे ही के सारे अपरेंटली मुसलमान हैं, उनको शय दे रही है। तो ये हो रहा है, और उसमें आप इस बार कलकत्ता आप भी गई तो दो तरीके का
एकदम शार्प पोलराइजेशन था कि एक तो कोई लोग एसआईआर की बात कर रहे हैं कि एसआईआर बड़ी खराब तरीके से हो रहा है, और बाकी सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो इलीगल इमिग्रेशन है इसको तो रोकना चाहिए। तो ये पूरी तरीके से तो एसआईआर की जो प्रक्रिया का एक एम्ब्रेस कर रहे थे, वो उसको वेलकम कर रहे थे, और जिसका रिजल्ट पे हम लोग को एक रिफ्लेक्शन दिख भी रहा है। तो ये पूरा ही जब ये बीजेपी की राजनीति एंटी मुस्लिम राजनीति है कि ये सरकार तुष्टीकरण वाली है, और हम तो अब बीजेपी सरकार में आ गई तो अब करेगी क्या? अब उनको ये दिखाने के लिए कि हम और उनका हिंदू राष्ट्र तो हिंदुत्व को ये दिखाने के लिए कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, तो वो मुसलमानों पे अटैक करेंगे। ये मैसेज हिंदुओं को देने के लिए कि देखो, जो लोग ऐसे घूम रहे थे, इलीगल इमिग्रेंट हो चाहे गुंडे हो, उन सबको ठीक कर दिया उन सबको हम ठीक कर रहे हैं। और यही चीज योगी आदित्यनाथ यूपी में भी कर रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति पे का कैंपेन बनाकर जब आप चुनाव में आते हैं तो आपका जो आधार को स्ट्रांग करने का पॉलिटिकली एक ही तरीका है कि आप मुसलमानों पे अटैक कीजिए। यहाँ पे एनकाउंटर करा रहे हैं, वहां पे भी अभी अजय पाल सिंह जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है उनको तो बंगाल में ही छोड़ दिया था। और इसके अलावा एक बड़े टीवी चैनल ने बाकायदा एक पोस्टर जारी किया, उस पर एक कार्यक्रम किया जिसमें लिखा था कि जो कलकत्ता के जहांगीर हैं जिनको लेकर ये अजय पाल तमाम हरकतें कर रहे थे, क्या उसका हाल वही होगा जो अतीक अहमद का हुआ? जी, तो अब यानी वो कह रहे हैं कि हमें आपका खून चाहिए, हम चाहते हैं कि आपको कत्ल कर दिया जाए उसी इलीगल तरीके से, उसी गैर कानूनी तरीके से। लेकिन संगीता मुझे बताइए, मैं वही अजय वाला सवाल यहाँ लाती हूँ, सवाल थोड़ा सा गुम हो गया कि जो आम आदमी इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहा है जिसका नाम नहीं आया है, वो लाखों लोग हैं, वो लोग, अब उन लोगों का क्या होगा बंगाल में? ठीक है, उससे जाने से पहले मैं दो तीन चीजें थोड़ा सा क्विकली बताऊं। एक तो ये जो असम में ये एसआईआर जो इलेक्शन से पहले मतलब सुप्रीम कोर्ट रोक सकती थी कि इतने 27 लाख लोगों का जो लॉजिकल क्या है डिस्क्रिपेंसी, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है ही क्या? असम में एनआरसी में हमने देखा था, डी वोटर को जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में हमने देखा था, नाम का गड़बड़। हाँ, जैसे अफजल है या अफजल है, अफजल है, ठीक है, उसमें बंगाल में अफजल कहा जाता है, इधर देखें तो अफजल है। यही वाले, मैं इसलिए असम मॉडल की बात करती हूं। मुझे ये भी बताया गया कि किसी के अगर 7 बच्चे या 9 बच्चे हैं तो कहते हैं इतने बच्चे नहीं हो सकते, ये भी गलत है। हाँ, ये भी गलत है। ये तो सुप्रीम कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं कि जिनके भी मतलब वो, और इसमें मुसलमानों को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है ये कि तुम्हारे 6 बच्चे कैसे हैं, 7 बच्चे कैसे हैं, जैसे कि हिंदुओं के 6 बच्चे नहीं हैं तो तुम्हारे कहाँ से हैं। उस तरीके से वो सारे जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं जो हिंदुत्व इकोसिस्टम में घूमते हैं, उसको ईसीआई अपनी तरफ से कि तुम्हारी 2 बीवियां कैसे हैं, तुम्हारी 2 बीवियां कैसे हैं, ये 6 बच्चे कैसे हैं। तो ये अब देखेंगे, जो ये भी असम मॉडल का ही हिस्सा है। और दूसरी बात ये है, तो ये टीएमसी को जो ये मुसलमान पार्टी बना रहे हैं, कांग्रेस को मुसलमान पार्टी बनाया गया है इस बार। आप देखिए, डिलिमिटेशन के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। असम में 126 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एक भी नहीं बदला। डिलिमिटेशन जम्मू एंड कश्मीर और असम में हुई, तो असम में ये मॉडल मुझे लगता है और आगे बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी मैं आपको बताऊं, क्योंकि उसमें ये है कि 126 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बदले नहीं, लेकिन इसको रीडिजाइन किया है टू अलाइन विद द बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स। तो कैसे मुझे पता चला? क्योंकि हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम कोई साइड नहीं ले सकते, हम जो दिखेंगे दिखते हैं हमें, जो हम यही कह रहे हैं, है ना, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, वी आर डेली हिस्टोरियंस। तो हमने जो ये देखा, तो उसमें क्या है कि 32 कॉन्स्टिट्यूएंसीज असम में होती थी मुस्लिम डोमिनेटेड, अब आ गया है उसको 20 में, ठीक है। और अब पुराने आंकड़े से कर रहे हैं, 2002 के आंकड़े से कर रहे हैं। और उसके बाद इस बार क्या हुआ, इलेक्शन में जो कांग्रेस ने जीती, 20 सीटें जीती, उसमें से 19 सीटें कहां से आई? ये उस वाली सीट से। अब तो अगले दिन ही चीफ मिनिस्टर कह रहे ये तो मुसलमान पार्टी है, वही वाली टीएमसी वाली, तो ये मुसलमान पार्टी। लेकिन ये तो कहलवा रहे हैं, दाढ़ी वाले अजमल साहब से कहलवा रहा है कि मुस्लिम लीग। तो ये मतलब वही आपने जो सवाल पूछा अरफत, बीजेपी की ये सिर्फ एजेंडा नहीं है, अब उनकी नेसेसिटी हो गई है बंगाल जैसे राज्य और असम जैसे राज्यों में टू कीप द कम्युनल पॉट बॉइलिंग थ्रू द नेक्स्ट 5 ईयर्स। नहीं, आप दोनों से मेरा सवाल ये होगा कि अब तो ये इलेक्शन लड़ने के लिए ये सब कुछ इस्तेमाल किया, लेकिन अब तो इनको बांग्लादेशी ढूंढ के भेजना पड़ेगा ना बांग्लादेश। नहीं भेजा, अभी असम में भी अब लिस्ट बनाई है। जब 2014 के प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन, मोदी इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे थे, बंगाल में ही कैंपेन कर रहे थे,
असम को इसको बहुत इस्तेमाल किया गया, वो बीजेपी ने ग्राउंड में 2016 में भी, 2014 में भी इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी ने वो क्या कहा था, मोदी ने ये कहा कि मैं जब मई में उस तारीख को एक डेट बताया, मई का 2014 में मैं आ जाऊंगा तो ये बढ़िया बिस्तर उठा के बांग्लादेशियों को भागना पड़ेगा। अब आसाम में बहुत सारे लोग पूछते हैं जी अब तो बहुत साल हो गया, 12 साल हो गया, कितने बांग्लादेशी भेजे आपने? तो ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और हालांकि NTCA प्रोटेस्ट में असम में ये हुआ था, आप तो लाए नहीं, आप तो भेजे नहीं, आप और ला रहे हैं ला रहे हैं। और ऊपर से असम अकॉर्ड का जो वो था ना डेडलाइन कि हिंदू हो या मुसलमान, वो 1971 में जो फॉर्म हुआ बांग्लादेश, मार्च से आप वो सिटीजन नहीं बनेंगे। अब मोदी सरकार ने क्या किया, वही डेट को आगे ले आके दिसंबर 2019 कर दिया। हाँ, 19 कर दिया, तो इसमें भी बहुत हंगामा हुई असम में। तो मेरे को ये है कि ये इलीगल इमिग्रेंट का बोगी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम्युनल पॉलिटिक्स करने में, लेकिन होने में अगर असली में कोई फॉरेनर आया है तो उसको तो भेजना चाहिए, लेकिन उसको नहीं भेजा। नहीं, अब संगीता मुझे अगला सवाल, बड़े सवालों पे फिर से आ जाती हूँ कि अब नरेंद्र मोदी, बीजेपी और RSS अब भारत के 78% जो जोग्राफिकल एरिया है उस पर उनका कब्जा है। 78% पॉपुलेशन अंडर बीजेपी के झंडे में रह रही है। हमारे सामने अब कोई मुख्यमंत्री नहीं है, TMC की ममता बनर्जी नहीं है, हमारे सामने तमिलनाडु में स्टालिन भी नहीं है, दिल्ली में केजरीवाल नहीं है, वो आधे अधूरे नीतीश कुमार जो हुआ करते थे, इधर के भी थे उधर के भी थे, वो भी नहीं है, वो भी अब वहाँ नहीं है। इसके अलावा अब मुझे बताइए कि BJD वाले भी नहीं है, उड़ीसा में भी नहीं है, अपने पटनायक भी नहीं है। तो नरेंद्र मोदी के सामने तो अब कोई चुनौती ही नहीं है, अब किस बात पे पॉलिटिक्स करेंगे? नहीं, अभी कोई पॉलिटिक्स, मुझे दैट्स व्हाई आई बीन सेइंग कि ये टर्निंग पॉइंट, ये आ चुके हैं हिंदू राष्ट्र। अब अगला जब हम देखेंगे 2029 का इलेक्शन के बाद, मुझे लगता है और पूरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए यूपी का इलेक्शन अगला साल जो होने वाला है, ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिसाइड करेगा, मतलब फ्यूचर, ये बहुत सारी चीज़ें अब इम्पॉर्टेंट होती आएगी। अब मुझे लगता है दैट्स व्हाई दिस इलेक्शन मेरे लिए एज अ जर्नलिस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए एज अ जर्नलिस्ट, एज अ नॉन फिक्शन राइटर, मेरे लिए ये इलेक्शन बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं इसको रेजीम चेंज का टर्निंग पॉइंट मान चुकी हूँ। क्योंकि मैंने जितने जैसे देखा है, अभी आप अगर बात करेंगे तमिलनाडु का इलेक्शन में क्यों हारा DMK, अगर केरला में आप बात करें क्यों हारे पिनारी विजयन, वो नॉर्मल इलेक्शन है, इसलिए लोग नॉर्मल बातें कर रहे हैं। लेकिन असम में और बंगाल में नॉर्मल इलेक्शन नहीं है, इसलिए हम एंटी इनकम्बेंसी और ये वो फैक्टर्स की बात करने तो तो आगे निकल गए। सारे आर्ग्यूमेंट में रद्द करती हूँ। फिर जब SIR पश्चिम बंगाल में काम कर रहा था तो केरल में उसका असर क्यों नहीं हुआ, तमिलनाडु में उसका असर क्यों नहीं हुआ? वो कहेंगे जहां आपको सुहाता है आप कहते हैं EVM में गड़बड़ी है, जहां सुहाता नहीं है आप कहते हैं निष्पक्ष चुनाव है, जनता की पसंद नहीं। अभी हुई नहीं है SIR, अभी होएंगी, क्योंकि जब होएगी तब आप देखेंगे। तमिलनाडु में तो नहीं, आप देखिए तमिलनाडु में जो हुआ है, इनका जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है वो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अभी अब देखिए एक और चीज अब देखेंगे, तीसरा नया द्रविडियन फोर्स आ चुका है, जिसको अभी सिंगल मेजॉरिटी, मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, पर फिर भी सरकार बनाने नहीं दे रहा है अभी तक। गवर्नर क्यों नहीं बनाने दे रहा है? अगर वो AIADMK के साथ जाए, जो जिनके पीठ पे उठ के बीजेपी अंदर घुसेगी, तो अगर वो नहीं दिया जा रहा है तो वो सरकार जायज़ नहीं है गवर्नर के हिसाब से। तो वही वाली चीज़ हमने 2017 में हमने देखा था मणिपुर में। कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, लेकिन गवर्नर अलाउ नहीं कर रहे थे, तब तक बीजेपी ना आए। मेघालय में भी हमने यही देखा, तो गोवा में भी देखा। अजय, अब मैं पूछती हूँ आपसे कि इस पूरे हम जितना फसाने में जो हमने जिक्र किया है उसका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट अगर निकाल लें तो आप ये कह रहे हैं कि सारा मुस्लिम पहचान पे ही ये हमला है। पार्टियों को भी इसी तरह से लांछित किया जाता है, उन्हें बदनाम किया जाता है कि भाई TMC मुस्लिम पार्टी है, आपने कहा कांग्रेस पार्टी, वो भी मैंने कहा दाढ़ी वालों से कहलवाया ताकि ज्यादा क्रेडिबल लगे। तो मुझे ये बताइए, अब की भाजपा अब ज्यादा हिंदू और हिंदुत्व की पार्टी बन के उभरेगी क्या? और बड़े सम्राट बनेंगे नरेंद्र मोदी, या आपको लगता है कि एक एडजस्टमेंट की पॉलिटिक्स होगी जहां ये उम्मीद करेंगे कि थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी जैसे हो जाए? अब तो बंगाल में, मुझे तो एक महानुभाव ये तक कह रहे थे कार्यक्रम में, उन्होंने कहा कि हो सकता है बंगाल में मुसलमान वोट करने लगे अब बीजेपी को। जब
इसका मुझे लगता है कि इस जिस तरीके से 78% जो भारतीय टेरिटरी है उसमें स्टेट्स हैं, उसमें भाजपा अब अच्छे से काबिज है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा लॉन्ग टर्म जो एजेंडा है कि ये जो एंटी मुस्लिम राजनीति है वो उसको एक अब इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश करेंगे और उसका एक एसआईआर, पहले क्या है बीजेपी और बीजेपी के वर्कर, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या गोरक्षिणी सभा, इनसे वो करवाते थे, फ्रिंज एलिमेंट से मुस्लिम्स के अगेंस्ट वायलेंस करवाते थे या क्रिश्चियंस के अगेंस्ट वायलेंस करवा रहे थे। लेकिन इस एसआईआर के दौरान ऐसा लग रहा है कि इस पॉलिटिक्स को एक इंस्टीट्यूशनल शेप देने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। तो कि ऐसे अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो काम गैर कानूनी तरीके से होता था अब वो कानूनी तरीके से करने जा रहे हैं। मेरा ये आर्ग्यूमेंट कतई ये नहीं है कि सिर्फ एसआईआर की वजह से बीजेपी वेस्ट बंगाल जीत गई, उसके और सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स है। लेकिन ऐसे छोटे जो स्टेप्स वो ले रहे हैं कि जो अब हम सारे जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है क्या कि जुडिशरी अलग है और एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, और तीनों एक दूसरे को चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हर जगह में एक पूरी तरीके से सारे ही जो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है इंक्लूडिंग द मीडिया, वो सब बीजेपी का नारा कर रहे हैं। तो एक ऊपर से सुपर स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, वो उन्होंने बना दिया है जिसमें ये नॉर्मल लगे, ये इस तरीके से जो सांप्रदायिक राजनीति है वो सबके लिए नॉर्मल लगे। इसको 50-60 साल पहले जो अमेरिका में कॉर्पोरेट्स ने हाइपर नॉर्मलाइजेशन की, सारे जो मतलब अगर बेसिकली सिगरेट पीना जिसको पहले एक टैबू माना जाता था, उसको एक ऐसे इतना लेजिटिमाइज कर दिया मामूली बात है, तो मामूली बात है, कोई तो बात वो नहीं। सारी चीजें, तो उस तरीके से ये सांप्रदायिक राजनीति भी एकदम नॉर्मलाइज होती चली जाएगी और आप ये देखिए, और संस्थागत कर दी जाएगी। जी, इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देखिए कि, और इसके साथ साथ मुझे लगता है एक प्रोसेस है कि पहले चुनाव में हम क्या बात करते थे कि सरकार ने काम किया या नहीं किया, डेवलपमेंट की बात करते थे कि इन्होंने करप्शन किया, ये सारी चीजें हम बात करते थे। लेकिन अब पिछले कुछ चुनावों का रिकॉर्ड आप देख लीजिए तो, और वो सिर्फ भाजपा रूल्ड स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डीएमके एक ऐसी राजनीति उन्होंने की जिसमें उनका ग्रोथ रेट 11% था, इंडिया में सबसे ज्यादा। उनके वेलफेयर स्कीम सबसे ज्यादा निचले स्तर पर भी लोगों को मिल रहा है। फिर भी उसके बाद भी उनके जो एक वो इशू नहीं बन पाया। पिनरई विजयन का भी आप पूरा रिकॉर्ड देखें तो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मतलब ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट इस 5 सालों में हुआ, लेकिन लोगों ने उस पर वोट नहीं दिया। तो लोग अब मुझे लगता है सारे इलेक्शन, और ये भाजपा ये फॉर्मूला शायद पकड़ चुकी है, तो उन्होंने एक पूरी तरीके से कल्चरल नेशनलिज्म जिसको वो कहते हैं कि जिसको हिंदू नेशनलिज्म वो कहते हैं, लेकिन उसको न्यूट्रल टर्म अगर रखे तो कल्चरल नेशनलिज्म की जो कल्चर मतलब हिंदू कल्चर, हाँ कल्चर मतलब हिंदू, उनके हिसाब से हिंदू कल्चर। लेकिन तो ये विपक्ष को भी इन सारे ट्रेंड्स को एक कहीं ना कहीं तो पकड़ना पड़ेगा। मैं वही बस अभी यही सवाल पे आखिरी 2 सवाल यही पूछना चाहती हूँ आप दोनों से, और उसमें सवाल ये है कि विपक्ष के पास अब क्या विकल्प है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे सामने आने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव है। अभी भी मैं देख रही थी किसी चैनल पर, और ढंग का चैनल था, जिसपे की हेडलाइन थी 2029 अ डन डील क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा ये ना भी लगाते क्वेश्चन मार्क तो भी ठीक था। मोदी जी को हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने पूरे लाइफ टाइम के लिए, पूरी ज़िंदगी भर के लिए हम उन्हें बड़े प्रेम से चुन सकते हैं कि यही हमारे महात्मा हैं, यही हमारे पिता हैं, ये राष्ट्रपिता बना देते हैं, मोदी जी को इलेक्शन वगैरह ख़त्म करते हैं। मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि पहली बार ममता बनर्जी जब उभर कर आई इस चुनाव के बाद, तो उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस मेरे साथ है, और इंडिया अलायंस का जिक्र करने लगी। यहाँ पे सवाल ये भी उठ रहा है कि इंडिया अलायंस बन के क्यों नहीं ये चुनाव लड़ा गया पश्चिम बंगाल में। मुझे आप बताइए संगीता कि इंडिया अलायंस का क्या भविष्य है अभी? मुझे तो लगता है जो इंडिया अलायंस, इंडिया ब्लॉक, इसका पूरा डा एंड हो चुका है। मैं बताऊं आपको क्यों इसलिए डा एंड हो चुका है। आप देखिए 2 स्ट्रीट फाइटर्स थे इसमें, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। इनको इलेक्टोरल डिफीट से खत्म कर दिया गया है। स्टैलिन जो है
और पिन्नरी विजयन है। वो स्ट्रीट फाइटर नहीं है बट बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉक थे ये दोनों, इंडिया ब्लॉक। इनको भी इलेक्टोरल डिफीट से खत्म कर दिया गया है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि और ममता बनर्जी जो है वन एंड ओनली कैंडिडेट थी जो मोदी को अपने ही गेम पे हरा सकती थी, और किसी और का उसमें मुझे नहीं दिखता। तो इसमें उनको इसीलिए मैं कह रही थी कि इलेक्शन जो आप देख रही हैं फिक्स मैच लग रहे हैं आपको, तो आपने इलेक्शन क्यों लड़ा? आपको लोगों के पास जाना था। आपको जो कागज नहीं दिखाएंगे का जो प्लान था, आपका जो इतना आवाज था, वो आपने लोगों के तक क्यों नहीं लेके गए? कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर आप लेके जाते, नहीं, वो तो कह रहे थे कि हमारा मार्जिन इतना है कि हम एसआईआर के बाद भी जीत जाएंगे। नहीं, ये गलत, क्योंकि आप अगर ले जाएंगे तो क्या होगा? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो सकती थी। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मतलब क्या है कि सीईसी जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, उनको आजकल पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी बात कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होनी चाहिए एज अ टेम्पररी मूव सो दैट पार्लियामेंट एक डिसीजन ले, तो पार्लियामेंट को फोर्स किया जा सकता था। तो मुझे लगता है, मैं शुरुआत से कह रही थी, इलेक्शन से पहले भी मैं कह रही थी कि ये बहुत गलत कर रहा है एसआईआर। जब मैं देख रही हूँ कि इसके बाद ये लोग डीलेजिटिमाइज हो जाएंगे इलेक्टोरिकली डिफीट के बाद, वो तो बोले कि बैड लूजर है ये लोग, तो अभी रो रहे हैं भाई, इसलिए कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है। जब हार जाते हैं, मुझे लगता है हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम कहते हैं ऐसे। क्या इंडिया अलायंस इज ओवर? कि इंडिया अलायंस के जो सबसे बड़े जो किंगे थे, ममता बनर्जी हो, लालू प्रसाद यादव हो या स्टालिन हो, ये अब धराशायी हैं। अब तो इंडिया अलायंस में हमें शुरू से ही यही प्रॉब्लम था कि इसका जो एंकर है वो सबसे कमजोर है। एंकर है कौन? कांग्रेस है। कांग्रेस 250 सीटों में डायरेक्ट बीजेपी के सामने आमने सामने होते हैं। बाकी जो है वो रीजनल पॉलिटिक्स अपना कर रहे थे, और वहां पर तो और लेकिन प्रॉब्लम हो रही है पिछले जो कि कांग्रेस पिछले 11 सालों में अपनी एक कंसिस्टेंट राजनीति और एक पॉलिटिकल लाइन इवॉल्व नहीं कर पाई। वो एक एनजीओ की तरह से सोचती है, एक राजनीतिक दल की तरीके से नहीं सोचती है। मतलब वो इश्यूज उठाते हैं और वो भूल जाते हैं। आप ये देखिए, कास्ट सेंसस का उठाया था उन्होंने 2024 में, उनको उससे फायदा भी मिला, लेकिन उसके बाद वो कास्ट सेंसस की बात भी अभी नहीं कर रहे। अब बात नहीं हो रही। अब आखिरी सवाल बिल्कुल उत्तर प्रदेश चुनाव को लेके, कि मुझे ये बताइए, अब इस पश्चिम बंगाल के चुनाव का उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या असर होगा? क्या अखिलेश और कांग्रेस ये सब सामने साथ में आएंगे और आना चाहिए? अखिलेश का अभी तक जो पीडीए का नारा था वो अभी तक बहुत अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन ये एक सेटबैक तो बहुत बड़ा है ही, क्योंकि जो रीजनल सैत्राप्स थे उनके लिए तो एक, लेकिन पश्चिम बंगाल के वोटर का उत्तर प्रदेश के वोटर से क्या लेकिन वो एक ओवरऑल बीजेपी माहौल बनाने में उनकी जो पूरी मशीनरी है, जैसा मैंने कहा कि मीडिया मशीनरी है, उनकी अपनी जो पूरी मशीनरी है, वो अभी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। आज का जो पॉलिटिकल कंपटीशन है उसमें बीजेपी एक तरीके से हेजिमन है, मतलब उनका एक वर्चस्व है। और अगर बाकी विपक्षी दलों को अगर वो साथ में उसी स्पिरिट से अगर ना लड़े, और हमेशा से ही इंडिया अलायंस का ये प्रॉब्लम था कि सबके अपने अपने रीजनल एजेंडास थे। कांग्रेस को जो एंकर करके एक लार्जर मूड बनाना होता है एंटी बीजेपी के, वो कर नहीं पा रही है। तो कांग्रेस कंसिस्टेंट नहीं है। और अभी ऐसे जब हर बार जब स्टेट के चुनाव होते हैं, तो अभी आप बंगाल के चुनाव में देख लीजिए, राहुल गांधी जब चुनाव चल रहे थे तो उन्होंने आके तृणमूल को एक गुंडा गर्दी वाली पार्टी कहा और ऐसा लॉ एंड ऑर्डर कर दिया है, डेवलपमेंट नहीं हुआ कि उन्हीं की वजह से बीजेपी आई है। और फिर चुनाव खत्म हो गया तो वो कह रहे हैं कि ये पूरा एसआईआर की प्रक्रिया ऐसी है, तो उन्होंने पूरा स्टैंड ही अपना चेंज कर लिया। वहां पर डीएमके जो सबसे कठिन वक्त में कांग्रेस के साथ खड़ी थी, उनको अभी वो बिना बताए छोड़कर वीसी के वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। 50 साल पुराना अलायंस था ये डीएमके कांग्रेस का। जब कोई नहीं था तो डीएमके साथ आई थिंक एक और कार्यक्रम हमें करना चाहिए जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के और राहुल गांधी पे। बिल्कुल आखिरी सवाल अब आपसे, क्योंकि आप ये शुरू से ये बात कह रही हैं इस कार्यक्रम में कि ये एक फिक्स्ड मैच है, तो मुझे बताइए कि अगर विपक्ष के नेता जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि ऑपोजिशन को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्या ऑपोजिशन को उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना चाहिए एसआईआर के रहते हुए या नहीं लड़ना चाहिए? मुझे लगता है अब ये जो बंगाल हो चुका ना, उसके बाद लड़े या ना लड़े इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे लगता है
इट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी लॉस। स्ट्रीट में आप मूवमेंट कर सकते थे, आप लोगों के साथ जुड़ सकते थे और लोगों को दिखा सकते थे कि आप बहुत आसानी से, कि अगर आपका डेमोक्रेसी में, अगर लास्ट मैन को आप पूछो, रास्ते में आप किसी को पूछो कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, वो बोला मैं वोट दे सकता हूँ। वही वोट जब चोरी हो रही थी तो आप क्यों ये स्ट्रीट में लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हुए? तो इसलिए मुझे लगता है कि यूपी में मतलब अखिलेश लड़े या ना लड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हारने ही वाला है, मैं बता दूं आप जी। नहीं, मुझे लगता है अखिलेश अभी बीजेपी को के सबसे बड़े चैलेंजर के रूप में उभरेंगे। जो पीडीए का उनका फॉर्मूला है अभी तक काम करता हुआ है, अभी तक काम करता हुआ है। नहीं, लेकिन वही है जो एक मुझे ये भी लगता है कि विपक्ष की बहुत बड़ी गलती हो रही है कि जब वो विपक्ष में एक लोगों की आवाज बनने लोगों की आवाज उनको बननी चाहिए, लोगों के मुद्दों को उठाना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आप बिहार में चले जाइए, हर जगह में इतना भारी अनएम्प्लॉयमेंट है, इतना ज्यादा एंग्विश है बीजेपी सरकारों के खिलाफ, लेकिन फिर भी आप जब एसआईआर को मेन मुद्दा बना देते हैं तो उसमें वो सारी चीजें छिप जाती हैं जो असली, जो एक आम आदमी गांव का चाहता है कि ये मेरी बातें उठाए। और मुझे लगता है अखिलेश ही अभी तक ऐसे एक नेता है जो लगातार ये सारे मुद्दे जो है गवर्नेंस को लेकर या फिर योगी आदित्यनाथ के सरकार के एक्सेसेस जो है उसका, तो हाँ उनके पास, विपक्ष के पास चारा ही क्या है? अगर वो बॉयकॉट कर देंगे इलेक्शन तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जुडिशरी से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, तो उनको और लोग और ज्यादा हताश हो जाएंगे। तो अगर लोगों का रिप्रेजेंटेशन बहुत इलेक्टोरल होना चाहिए, और अगर आप राजनीतिक दल है और आप चुनाव को ही बॉयकॉट कर देते हैं क्योंकि फिक्स्ड मैच है, आप तो आप उस फिक्स्ड मैच को हाईलाइट करेंगे, उसमें भी लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो लड़ाई सिस्टम का हिस्सा रहना है। लड़ाई तो बिल्कुल, बस 20 सेकंड। नहीं, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे को ये नहीं है कि अखिलेश ये सब सवाल नहीं उठाता, जरूर उठाता है, लेकिन मिक्स मैच ही फिक्स है, तो आप उठाए या ना होते कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक चीज के साथ खत्म करना चाहूंगी, और आप जो कह रही है ये बात, ये आप अकेली नहीं है, नहीं, बहुत सारे हमारे दर्शक यही बातें कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इन लोगों को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। तो अगर आप ये कह भी रही हैं तो आप रिप्रेजेंट कर रही हैं उस सेक्शन को। एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, मिल्कीपुर। अब मिल्कीपुर में आप देखिएगा कि जिस तरह से पूरे वोट ही अलाउ नहीं किया, और उसके बाद कौन जीता? मिल्कीपुर तो समाजवादी का था, तो जिसमें अब कौन जीता? वो बीजेपी भरपूर मेजॉरिटी के साथ जीता, और थोड़े ही दिन बाद पहले वो अयोध्या जो पास में है वो हारा। तो आप देखिए जो सिस्टम है वो पूरा बीजेपी की तरफ टिल्टेड है। उसमें आप इलेक्शन लड़ के आप अपने आप को क्यों इतना वो खपा देंगे? तो आप तो कुछ और युद्ध लड़ेंगे ना। नहीं, वो कौन सा युद्ध होगा जो विपक्ष की पार्टी लड़े? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लोगों के साथ एक युद्ध यहाँ भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग व्यूज तो हैं, लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे मैंने कहा बीच में, कि ऐसा लगता है कि एसआईआर एक ऐसा जिन, एक ऐसा शैतान, ये हमारे पूरे जो चुनावी जीवन है उसमें दाखिल हो चुका है, जो कि भारत की जो लोकतांत्रिक जड़ें हैं उसमें ऐसी छाछ डाल दी है कि आप जितना भी कीटनाशक डालिए, जितना भी उसको परवान चढ़ाने की कोशिश कीजिए, सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन के लिए एक तरह से ये दीवाने का ख्वाब जैसा हो गया है। फिर भी उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिनों में विपक्ष के लोग एकजुट होकर बैठेंगे और अपने आंतरिक मतभेदों को भुलाएंगे, और फिर इसी डेमोक्रेसी, इसी लोकतंत्र की फसल को फिर से परवान चढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।